हेलो, आवाज आ रही है? यस। यस। चलो, तो कल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे ना। यस सर। अब कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन क्या क्या है उसके? एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से क्या क्या फायदा हमें वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, या आइसोबारिक से पहले आइसोकोरिक देखेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, या इसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो फिर क्या क्या होगा देखते हैं। ठीक है, कल ही हमने पढ़ा था कि जो Q होगा दैट विल बी एन सी वी डेल्टा टी। जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो क्यू वी विल बी एन सी बी डेल्टा टी। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए सी की जगह क्या यूज करते हैं? सीवी करते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है मोलर हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। ये होगा। ठीक है, और उसी के साथ वर्क डन का फॉर्मूला हमारा क्या था? वर्क डन था पी डेल्टा भी। वर्क डन किसके बराबर था? पी डेल्टा भी के बराबर था। अब यहां ध्यान से देखना है, यहाँ जो वॉल्यूम है ना वो कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा? डेल्टा भी का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है ना, और वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? जीरो। जीरो सर। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? V is constant, so delta V is equal to 0. Therefore, work done for constant volume process is 0. कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में कोई वर्क ही नहीं होता क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। फ्रॉम फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है कि डेल्टा क्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और हमने अभी देखा कि जो भी तुम्हारा प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस में तो वर्क डन हो ही नहीं रहा, तो वर्क डन जीरो। और वर्क डन जीरो कहने का मतलब डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। मतलब किसी भी आइसोकोरिक प्रोसेस में, किसी भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो भी हीट सप्लाई करोगे दैट विल कंप्लीटली गो इनटू चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। क्या करेगा वो? सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज कर देगा। वर्क डन जीरो हो रहा है, जितना भी तुम हीट सप्लाई कर रहे हो कहां चले जा रहा है? पूरा का पूरा हीट सप्लाई जो कर रहे हो वो चला जा रहा है सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। और इंटरनल एनर्जी कितने से चेंज होगा वो कैसे निकलेगा अभी हमने देखा। एंड डेल्टा क्यू फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन सी भी डेल्टा टी। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। जब भी वॉल्यूम चेंज देखना हो, सॉरी, जब भी हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज देखना होगा तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसे निकालेंगे? एन सी बी डेल्टा टी से निकालेंगे। एन जहां क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। सी वी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। आ रही बात समझ में? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आइसोकोरिक प्रोसेस से हमें पता चलता है कि अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है बिटवीन टू प्रोसेसेस तो कैसे निकलेगा? एन सी वी डेल्टा टी से निकलेगा। जहां एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, लिख लो नीचे, नंबर ऑफ मोल्स। और सी वी क्या है?
CV है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। और अगर फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, फाइनल टेम्परेचर अगर कम है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा। और इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछता है, कभी भी इंटरनल एनर्जी पूछेगा इन थर्मोडायनेमिक्स, तो कैसे निकालेंगे? एनसीवी डेल्टा टी से निकालेंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला एप्लीकेशन, जिससे हमें पता चला, ये लिख भी सकते हो, नोट में लिख लो, हीट सप्लाइड to a system during constant heat supplied to a system during constant volume process is fully converted into is fully converted into change in its internal energy, is fully converted into change in its internal energy because work done because work done for constant volume process is zero. Work done for constant वॉल्यूम प्रोसेस इज जीरो। तो पहला एप्लीकेशन ये है कि हमें पता चला चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं एनसीवी डेल्टा टी से। दूसरा एप्लीकेशन नंबर 2, अब लिखो आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो उसमें फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन क्या है। देखो इस बार प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो अगर Q कैलकुलेट करोगे QP दैट विल बी NCP डेल्टा टी। कल ही बताए थे कि जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो C की जगह CP यूज करेंगे। CP क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो जो भी हीट सप्लाई करोगे वो इतने के बराबर होगा। और अगर वर्क डन कैलकुलेट करोगे W, वर्क डन होता क्या है? P डेल्टा V, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो P V2 माइनस V1। डेल्टा V क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर V2 फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, और V2 फाइनल वॉल्यूम है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है, तो वर्क डन निकलेगा P इंटू V2 माइनस V1। क्लियर है? और फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या लिख सकते हो? फ्रॉम फर्स्ट लॉ तुम्हें क्या पता है? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा Q कितना? ये NCP डेल्टा T। डेल्टा U कितना? बोलो डेल्टा U तुम बताओगे कितना लिखेंगे? डेल्टा U की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा U अभी तो बताया, NCV डेल्टा T। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी है NCV डेल्टा T। कल सर बताओगे केमिस्ट्री क्लास में पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन। तो इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन है जो कि प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है। प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करने का मतलब आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल या एडियाबेटिक प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है उसके लिए सिंगल फॉर्मूला यूज करेंगे एंड दैट इज एनसीवी डेल्टा टी। आ रही बात समझ में? प्रोसेस इंडिपेंडेंट होता है इंटरनल एनर्जी, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पॉइंट फंक्शन होता है। और डेल्टा डब्ल्यू किधर है? कितना? पी वी टू माइनस पी वन।
ठीक है, क्लियर। अब हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। PV इक्वल्स टू nRT से क्या लिख सकते हो, PV2 इज इक्वल टू nRT2 एंड सॉरी V2, PV1 इक्वल्स टू nRT1। जैसे PV इक्वल्स टू क्या है, nRT है, तो अगर वॉल्यूम 2 है तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग टेम्परेचर 2 होगा, अगर वॉल्यूम 1 है तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग टेम्परेचर 1 होगा। अब इसको उठा करके यहाँ पुट कर सकते हो, जैसे ही यहाँ पे पुट करोगे NCP डेल्टा T इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, इधर होगा प्लस, ध्यान देना क्या लिख रहा हूँ, P PV2, ये P जाकर के अंदर मल्टीप्लाई करेगा और PV2 की जगह होगा nRT2 माइनस nRT1। P को अंदर मल्टीप्लाई करा PV2 हुआ, PV2 की जगह क्या पुट करा nRT2, P अंदर मल्टीप्लाई करा PV1, PV1 की जगह क्या पुट करा nRT1, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो डेल्टा T NCV डेल्टा T, इसमें से N और R कॉमन कर सकते हो, तो N R कॉमन अगर करोगे तो ये बचेगा डेल्टा T, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल करके कैंसिल आउट करोगे तो बचेगा Cp इज इक्वल टू CV प्लस R। ये है फर्स्ट लॉ का दूसरा एप्लीकेशन, जिससे हमें पता चलता है Cp एंड CV का रिलेशन। पहला रिलेशन क्या था, पहला जो एप्लीकेशन है वहां से इंटरनल एनर्जी पता चलता है कि इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है, कैसे निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, और चूंकि इंटरनल एनर्जी प्रोसेस इंडिपेंडेंट होता है, ये पॉइंट फंक्शन होता है, इसलिए किसी भी प्रोसेस के लिए हम इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला NCV डेल्टा T यूज कर सकते हैं। उसको यूज करा हमने दूसरे वाले एप्लीकेशन में, तो पता चला CV एंड CP का रिलेशन, CP इज इक्वल टू CV प्लस R, इसको बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इक्वेशन, यहाँ R जो है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। हो गया, यस सर। चलो थर्ड प्रोसेस लेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मतलब डेल्टा T 0 है। डेल्टा T 0, तो यहां से क्या कंक्लूजन आएगा देखते हैं, डेल्टा T 0 तो Q 0, डेल्टा T अगर 0 हो गया तो Q भी 0 होगा। यस सर। नहीं, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q इक्वल्स टू NC डेल्टा T फॉर्मूला यूज नहीं होता हीट निकालने के लिए। क्यों, कल ही बताए थे, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए C अनडिफाइंड हो जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए C क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, और जब C अनडिफाइंड हो गया तो Q इक्वल्स टू NC डेल्टा T फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं हीट कैलकुलेट करने के लिए, और इसीलिए यहाँ पे आता है फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन। फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन बोलता है, अब देखो डेल्टा T अगर 0 है, सुनना ध्यान से, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा T 0 है, तो ये बोल सकते हो कि इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं होगा। आ रही बात समझ में,
इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा ना, तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। हीट के लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं, किसके लिए बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे लिखना एज एज फॉर आइडियल गैस, एज फॉर आइडियल गैस internal energy, as for ideal gas internal energy depends on, as for ideal gas internal energy only on depends only on temperature, therefore 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 change in internal energy, therefore change in internal energy, change in internal energy during during isothermal process, during isothermal process is zero, during isothermal process is zero, that is डेल्टा U जीरो के बराबर होगा। ये ध्यान रखेंगे, Q के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, जीरो। अगर डेल्टा U जीरो है तो फिर चलेंगे फर्स्ट लॉ के पास कि फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ, देखो फर्स्ट लॉ क्या है, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये हमारे पास। अब अभी मैंने बोला क्या कि डेल्टा U जीरो है, डेल्टा U जीरो मतलब ये जीरो हो गया। अभी यहां से क्या है कि डेल्टा Q जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा W, मतलब ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू हीट सप्लाइड। आ रही है बात समझ में? वर्क डन कितने के बराबर होगा? हीट सप्लाइड के बराबर होगा, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भी तुम हीट दे रहे हो वो एक्चुअली में कहा चला जा रहा है, पूरा का पूरा वर्क डन में कंज्यूम हो जा रहा है। इसलिए सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, और सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा या चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं होगा तो डेल्टा यू जीरो होगा। आ रही बात समझ में? तो इसके नीचे लिखना इट मीन्स heat supplied, it means heat supplied to a system, it means heat supplied to a system during isothermal process, heat supplied to a system during isothermal process is completely converted into work done, is completely converted into work done, पूरा का पूरा वर्क डन में चला जाएगा। और अगर पूरा का पूरा वर्क डन में चला जाएगा तो Q निकालने का तो तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि C अनडिफाइंड है। तो वर्क डन निकालो और बोल दो ये Q के बराबर है, ठीक है ना? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन जो है वो Q के बराबर है। तो Q तुम निकाल नहीं सकते हो C वाला फॉर्मूला यूज के, NC डेल्टा T यूज करके नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि C अनडिफाइंड है। लेकिन अभी पता चला कि वर्क डन Q के बराबर है, तो वर्क डन निकालेंगे और वर्क डन को यूज कर लेंगे हम किसमें? वर्क डन को हम इजिली यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब बोल देंगे वो Q के बराबर होगा। क्लियर है? तो हेडिंग लिखेंगे वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? देखो
वर्क डन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पी डेल्टा वी। वर्क डन के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पी डेल्टा वी अगर लार्ज चेंज हो रहा है तो, और वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पी डी वी अगर स्मॉल चेंज हो रहा है तो। ठीक है ना। अब देखो इस फॉर्मूला को यूज करोगे ना तो प्रेशर जो है पीवी वेरी करता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना, तो अगर कोई भी प्रोसेस होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, तो उसमें टेम्परेचर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, दोनों साथ साथ चेंज होगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ प्रेशर कौन सा रखोगे, किस पॉइंट का नहीं पता। वॉल्यूम में जो चेंज रखेंगे वो कब का रखेंगे, अगर टोटल प्रोसेस हो रहा है तो उसके ड्यूरिंग प्रेशर भी चेंज होगा कंटिन्यूअसली, वॉल्यूम भी चेंज होगा कंटिन्यूअसली। इसके पहले वाले जो केस पढ़ा हमने जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, उसमें तो वर्क डन ही जीरो हो गया। दूसरा केस पढ़ा आइसोबारिक प्रोसेस, उसमें प्रेशर कांस्टेंट था तो एक ही पी की वैल्यू आ रही थी, तो सीधे डेल्टा वी पुट करे थे, वर्क डन आ गया था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो प्रेशर भी कंटिन्यूअसली चेंज होता है, वॉल्यूम भी कंटिन्यूअसली चेंज होता है। तो वर्क डन हम यहां से नहीं निकालेंगे, इधर से निकालेंगे। वर्क इक्वल्स टू पी डेल पी डीवी, क्योंकि यही बेसिक है, इसी को एक्सटेंड करके हम इधर लिखे थे। तो हम इस ये जो है ये स्पेशल केस है जहां पे प्रेशर अगर तुमको डायरेक्टली पता है डेल्टा वी पुट करके वर्क डन निकाल लो। अगर नहीं है ऐसा, प्रेशर हर पॉइंट का वेरी कर रहा है, तो फिर हम बेसिक के पास चलेंगे। बेसिक क्या बोलता है, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। ये कहां से आया था, कल के क्लास में बताए थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को जब हमने कन्वर्ट किया था इस फॉर्म में आ गया था। ठीक है, तो अब यूज करते हैं उसको। देखो इंटीग्रेशन किसके टर्म में करना है, वॉल्यूम के टर्म में। इंटीग्रेशन किसके टर्म में करना है, वॉल्यूम के टर्म में। तो ये जो प्रेशर है इसको वॉल्यूम के टर्म में पुट करना होगा। जिसका इंटीग्रेशन करते हैं, जिस टर्म में इंटीग्रेशन करते हैं उसका फंक्शन होना चाहिए, लेकिन ये फंक्शन यहाँ किसका है, प्रेशर का है। तो प्रेशर को पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, वॉल्यूम में। कैसे, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ये वर्क डन है, एंड फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी इक्वल टू एन आर टी। सो यहां से पी कितना हो जाएगा, एन आर टी बाई भी। ठीक है ना। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग प्रेशर चेंज होगा। तो वर्क डन क्या पुट करोगे, वर्क डन जब कैलकुलेट करोगे वर्क डन विल बी, पी की जगह ये पुट कर दो एन आर टी बाई भी डीवी। ये पुट क्यों कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन भी के टर्म में करना है, तो जो फंक्शन दिखना चाहिए वो v का दिखना चाहिए, p का नहीं। तो n तो कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ मोल्स है, जो कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो उस पर वो चेंज वेरी नहीं करेगा, n को कांस्टेंट रख रहा है। r भी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो वो भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट ही है क्योंकि प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल है। तो जो भी कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, n r t चुपचाप बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा dv बाई v। और dv बाई v का इंटीग्रेशन क्या होता है, dv बाई v का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं बता, कोई ना, रट लो। nRT नेचुरल लॉग, अगर वॉल्यूम v1 से v2 तक जा रहे हो, वॉल्यूम कहां से कहां तक चेंज कर रहे हो, v1 से v2, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा डेट विल बी nRT v2 बाई v1। ये है तुम्हारा वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे nRT नेचुरल लॉग ऑफ v2 बाई v1। इसके और भी बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, इसके अलग फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि इसको कभी कभी टेम्परेचर नहीं देता है, प्रेशर वॉल्यूम दे देता है, तो उसके टर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे है क्या ना कि एन आर टी जो है वो बराबर है पी वन वी वन के या फिर पी टू वी टू के। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एन आर टी ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये बराबर किसका होगा, पी वन वी वन या फिर पी टू वी टू के, या फिर इसको कांस्टेंट सी बोल दो। तो W जो होगा ना, W को लिख सकते हो C इंटू एल एन। सी को कंफ्यूज हो जाओगे, K लिख दो। C कंफ्यूज इसलिए हो जाओगे तुमको लगेगा मोलर हीट कैपेसिटी है, K कांस्टेंट है, K नेचुरल लॉग
V2/V1, या फिर V2/V1 को इधर से रिप्लेस करोगे तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो K P1/P2। अगर वॉल्यूम दिया होगा तो वॉल्यूम के टर्म में निकाल लेंगे, प्रेशर दिया होगा तो प्रेशर के टर्म में निकाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अगर इन दोनों को इक्वल करोगे ना, P1V1 इक्वल्स टू P2V2, तो यहां से क्या आएगा, P1/P2 इक्वल्स टू V2/V1। तो हमने इंटीग्रेशन करा था तो क्या आया था, nRT नेचुरल लॉग V1/V2। जरूरी नहीं कि हर बार जो सवाल देगा आइसोथर्मल से वो उसमें टेम्परेचर वॉल्यूम ही देगा, कभी कभी प्रेशर भी दे देता है। तो प्रेशर अगर देगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम देगा तो ये यूज करेंगे, और के इसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे जो दे देगा वो। तो कभी भी वर्क डन निकालना होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन ही क्यू के बराबर होता है। तो अगर क्यू भी पूछ रहा है कितना हीट सप्लाई हुआ तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अलग से Q इक्वल्स टू NCB डेल्टा T नहीं यूज कर सकते हैं। तो वर्क डन निकालना मतलब Q निकालना। हो गया, लिख लो जल्दी से। हो गया सर। हो गया ना। चलो, तो ये था फोर्थ एप्लीकेशन जहाँ पे हमें पता चला कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्यू कैसे निकालेंगे और उसी के लिए वर्क डन कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट है लास्ट प्रोसेस, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, इसका डेफिनेशन है, लिख लो। हीट सप्लाइड या हीट इंटरैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग is zero during adiabatic process. Heat interaction between system and surrounding is zero during adiabatic process. ये दो तरीके से कर सकते हैं, या तो प्रोसेस बहुत ही फास्ट कर दो ताकि हीट इंटरैक्शन का टाइम ही ना मिले, 1 से 2 जाने में बहुत ज्यादा अगर कम समय लगता है तो हीट इंटरैक्शन का टाइम नहीं मिलेगा, और हीट इंटरैक्शन का टाइम नहीं मिलेगा तो सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से हीट एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, तो दैट प्रोसेस में भी एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ऑल फास्ट प्रोसेसेस जो होते हैं वो एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका है कि सिस्टम को इंसुलेट कर दो। अगर सिस्टम को इंसुलेट कर देते हो तो हीट इंटरैक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा थर्मोसेट है, थर्मोफ्लास्क है, उसमें बाहर इंसुलेशन लगा होता है जिससे हीट इंटरैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग कम हो जाता है, जीरो नहीं होता है। रियल प्रैक्टिकल में हीट इंटरैक्शन जीरो करना पॉसिबल नहीं है। ये जो एडियाबेटिक चीज है ये एक तरीके से हाइपोथेटिकल है। 100% डेल्टा क्यू जीरो नहीं कर सकते हैं बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। इसका मतलब है दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा क्यू क्या होता है, जीरो होता है। डेल्टा क्यू जीरो मतलब जो भी वर्क करोगे या जो भी चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में उसका रिलेशन मिलेगा तुम्हें। फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या लिख सकते हो, फर्स्ट लॉ से पता चलता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और अगर ये जीरो है तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा यू।
ठीक है, मतलब क्या है इसका लिखना, इट मीन्स work done during adiabatic process. It means work done during adiabatic process. Work done during adiabatic process is equal to is equal to is equal to is equal to negative change of internal energy, is equal to negative change of internal energy, negative change of internal energy. ठीक है, that is delta u, yeah sorry, delta w is equal to minus ncv delta t, क्योंकि डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू था सबसे पहला एप्लीकेशन, एनसीवी डेल्टा टी, तो डेल्टा डब्ल्यू फॉर ए एडियाबेटिक प्रोसेस, डेल्टा डब्ल्यू मतलब वर्क डन फॉर ए एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू नेगेटिव एनसीवी डेल्टा टी। मतलब एडियाबेटिक के केस में जो भी वर्क डन होता है उसके चलते इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होता है, जो भी वर्क डन करेगा गैस उसके चलते इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा। अब देखें वर्क डन कितना होता है, यहां से तो अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालोगे तो डायरेक्टली वहां से वर्क डन निकाल सकते हो, लेकिन वर्क डन निकालने का फॉर्मूला भी हम डिराइव कर सकते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ या टेम्परेचर दिया हुआ है तो लिखना वर्क डन फॉर, वर्क डन इस इक्वेशन का नाम दे दो कुछ, लेट इट बी एम, वर्क डन फॉर, यहां से एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है वो देखेंगे, वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है उसका प्रोसेस इक्वेशन जो होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस का प्रोसेस इक्वेशन होता है पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, जहां गामा को बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स, इंडेक्स वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो वर्क डन निकालने के लिए पहले हमें प्रोसेस इक्वेशन चाहिए, एडियाबेटिक प्रोसेस का जो प्रोसेस इक्वेशन है दैट इज पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, और जो गामा है उसको बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स। अगेन वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू पीडीवी, पीडीवी अगेन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस वॉल्यूम और प्रेशर कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं, तो पी डेल्टा भी हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए बेसिक से चलेंगे। अब प्रेशर को अगेन वॉल्यूम के टर्म में अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो प्रेशर को अगेन वॉल्यूम के टर्म में पुट करोगे, तो अगर वॉल्यूम के टर्म में पुट कर रहे हो तो इट विल बिकम सी बाई वी गामा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा V1 से V2, या अभी इसके लिए यहाँ तक रहने दो, आगे बताएंगे क्या करना है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे C कांस्टेंट है चुपचाप बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा dV बाई V टू दी पावर गामा, dV V टू दी पावर गामा का इंटीग्रेशन कितना होगा, C इंटीग्रेशन बता नहीं पता, चलो इंटीग्रेशन होगा V 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा।
क्योंकि ये जो v टू द पावर गामा, ये 1/गामा है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन में होता है क्या, पावर 1 से ऐड हो जाता है, वही आके नीचे डिवाइड हो जाता है। तो v माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1, ये इंटीग्रेशन है तुम्हारा। और इसमें 1 से 2 जा रहे हैं, पॉइंट 1 पे थे, जा कर रहे हैं पॉइंट 2 पे, 1 से 2 पे जा रहे हैं। तो वॉल्यूम और प्रेशर दोनों चेंज हो रहे हैं। अभी पुट करेंगे वॉल्यूम और प्रेशर। अभी 1 से 2 बस ये बता रहे हैं कि जो हम वर्क डन निकाल रहे हैं ना, वो 1 से 2 जब जा रहे हैं तब का वर्क डन निकाल रहे हैं। सी कितना है इसका, तो यहाँ पुट करो। सी कितना है, पीवी गामा वी 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा फ्रॉम 1 to 2। 1 to 2 से कंफ्यूज नहीं होना, इसको पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर, लेकिन थोड़ा सा वेट करके। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो P, ये P टू दी पावर V है, और ये ये V टू दी पावर गामा है, और ये V टू दी पावर गामा माइनस 1 है। जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो इनके पावर्स ऐड होंगे, पावर्स ऐड होगा तो गामा प्लस 1 माइनस गामा, गामा गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा PV डिवाइडेड बाई 1 बाई गामा फ्रॉम 1 to 2। अब जब लिमिट पुट करोगे ना तो वर्क डन जो होगा डेट विल बी P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। ये है तुम्हारा वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, प्रेशर भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो इसलिए 2 के लिए P2V2, 1 के लिए P1V1 दोनों साथ में आएगा। पहले जैसा नहीं है कि प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को बाहर निकाल लिए, फिर वॉल्यूम पुट कर रहे हैं तो V2 माइनस V1 आ रहा है। यहाँ पे दोनों चेंज हो रहा है, दोनों चेंज होगा तो दोनों P2V2 माइनस P1V1। क्लियर है? तो अगर वर्क डन निकालना है फॉर विच प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। और अगर टेम्परेचर दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के टर्म में, टेम्परेचर चेंज होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के टाइम में, तो टेम्परेचर के टर्म में इसको लिखोगे तो P2V2 इज इक्वल टू nRT2। ध्यान देना पिछले वाले में लिखे थे PV इक्वल्स टू nRT होता है, तो 2 प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर आएगा पॉइंट 2 पे वो 2 आएगा। अगर प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हो 1 से 2 पे जा रहे हो तो P2V2 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू nRT2 माइनस nRT2। अब P1V1 क्या होगा, माइनस nRT1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। इसको कॉमन कर सकते हो, nRT2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। यानी वर्क डन निकालने के 2 फॉर्मूला है यहाँ पे, एक P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, या फिर अगर टेम्परेचर दिया हुआ है तो nRT2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। वर्क डन, या ऊपर हेडिंग यही है। इस इक्वेशन को नाम दे रहा है L। अब ध्यान देना, ये है वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। और एक और तरीका था वर्क डन निकालने का फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, जो कि एप्लीकेशन था फर्स्ट लॉ का। तो वो क्या बोल रहा है कि उसके टर्म में आता था नेगेटिव चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब नेगेटिव ऑफ NCV डेल्टा T। तो M और L जो इक्वेशन होगा वो दोनों बराबर होगा फ्रॉम इक्वेशन M एंड N। इक्वेशन M एंड M, सॉरी M एंड L, L लिखे हैं, लास्ट वाला जो इक्वेशन है L, फ्रॉम इक्वेशन
M एंड L। M इक्वेशन क्या बोल रहा था, वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ N CV डेल्टा T, और ये क्या बोल रहा, वर्क डन इज इक्वल टू NR डेल्टा T डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 माइनस गामा। यहां से लिखोगे from M and L we can write NCV T2 minus T1 is equal to NR T2 minus T1 divided by 1 minus gamma। अब जो जो कांस्टेंट है दोनों साइड में वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा वहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, एन एन का गया, डेल्टा टी गया, सॉरी यहाँ माइनस भी है, तो यहाँ बचेगा सी वी इज इक्वल टू माइनस आर 1 माइनस गामा, या फिर सी वी इज इक्वल टू आर गामा माइनस 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार मिलेगा इसको। सी वी इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो अगर किसी भी प्रोसेस के लिए सी वी निकालना है तो सी वी कैसे निकालेंगे, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गामा है एडियाबेटिक इंडेक्स, और एडियाबेटिक इंडेक्स डिपेंड करता है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मतलब मोनोएटॉमिक है या डाइएटॉमिक है या फिर ट्राइएटॉमिक है, ये पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम समझाएंगे वहां पे बताएंगे इसका मतलब। ठीक है, और इसके आगे थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, एंड फ्रॉम मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इक्वेशन क्या था, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर, Cp इज इक्वल टू Cb प्लस आर। Cb हमने निकाला तो यहाँ ला करके पुट कर दो, कितना हो जाएगा, Cp विल बी इक्वल टू R गामा माइनस 1 प्लस आर। Cp की जो वैल्यू होगी डेट विल बी इक्वल टू R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 प्लस आर। इसको सिंप्लीफाई करोगे Cp विल कम एज गामा R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस इक्वेशन को बोल सकते हो, कुछ भी नाम दे दो, के एम हो चुका है, एल हो चुका है, के, और दिस इक्वेशन इज एन। तो के और एन, एम और एल, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है इन थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। Cv is equal to R gamma minus 1, Cp equals to gamma R by gamma minus 1। अब एक और चीज देख रहे हो, Cp और Cv का रेशियो, Cp और Cv का रेशियो, ये सारे जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना, दिस कम्स अंडर एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सारी चीजें यही से आती है, Cp Cv का रिलेशन in terms of R, Cp Cv का रिलेशन in terms of gamma, Cb in terms of R and gamma, Cp in terms of R and gamma, सब कहाँ से आया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो एक और रिजल्ट आएगा वो भी याद रखेंगे, फ्रॉम के एंड एन, के एंड एन से ध्यान देना, लिख सकते हो या Cp इज इक्वल टू गामा इंटू Cv, क्योंकि ये जो पूरा टर्म है ना R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 दैट इज एक्चुअली व्हाट, Cv। तो इसको लिख सकते हो Cp इज इक्वल टू गामा इंटू Cv, और Cp बाई Cv इज इक्वल टू गामा। Cp क्या था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv था मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके 3 रिलेशन मैंने बताए, मतलब दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट होते हैं उसके लिए 2 इक्वेशन, दो कौन सा, एक मेयर्स इक्वेशन जो बोलता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, और या फिर
अगर रेशियो निकालोगे Cp बाई Cb दैट इज इक्वल टू गामा, और गामा क्या है? एडियाबेटिक इंडेक्स विच डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल। मोलिक्यूल मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है या ट्राइएटोमिक है, उस पर डिपेंड करेगा। Cv इन टर्म्स ऑफ गामा एंड आर ऐसे निकलेगा, और Cp ये फॉर्मूला। ठीक है, चलो फिर आज के क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.